हेलो एंड वेलकम। आप सब ठीक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज हम जिनके बात करने वाले हैं उनकी बनाई हुई ये पेंटिंग आपने ज़रूर देखी होगी। उसका नाम है मोनालिसा। जो समझ गए हैं मैं किन की बात करने वाला हूँ तो ठीक है, जो नहीं समझे हैं तो मैं बता देता हूँ। हम बात करने वाले हैं लिनार्डो दा विंची के बारे में, जिन्होंने इस फेमस पेंटिंग यानी कि मोनालिसा को बनाया था। इसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग $1 बिलियन या उससे ज़्यादा होगी। ये इतनी ज़्यादा धनराशि है कि अगर आपको ये मिल जाए तो आप दुनिया के कुछ 3,000 लोगों में शामिल हो जाएंगे। इन शॉर्ट आप बिलियनियर बन जाएंगे। इनके इन्वेंशंस की लिस्ट इतनी लंबी है कि इनके बनाए हुए डिजाइन्स, आर्ट और इन्वेंशन हम आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज कर रहे हैं। इनके बचपन से शुरू करते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1492 को इटली के एक राज्य टस्कनी की राजधानी फ्लोरेंस में बसे एक कस्बे में हुआ था जिसका नाम विंची था। दरअसल विंची इनका सरनेम इनकी पैदा होने वाली जगह के नाम पर पड़ा। दा विंची का मतलब है ऑफ विंची, यानी कि विंची का निवासी। जैसा कि आपने अपने आसपास देखा होगा, लोगों को अपने गांव या शहर का नाम लगाते हुए अपने सरनेम में। एक एग्जांपल लूं तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनके गांव का नाम मूसा यानी मूसा का रहने वाला था, जो हो गया मूसे वाला। इनका पूरा नाम लिनार्डो द सर पियरो द विंची था। इनके फादर का नाम सर पियरो द विंची था और इनकी मदर का नाम कैटरीना था। इनके फादर एक वकील थे और इनकी मदर इनके फादर के घर पर नौकरानी का काम करती थी। ये बिना शादी की संतान थे, इंग्लिश में कहें तो बास्टर्ड सन। बाकी लिनार्डो के फादर एक लड़की से शादी कर लेते हैं और इनकी मदर भी अपने जैसे एक लड़के से शादी कर लेती हैं और लिनार्डो को इनके फादर के पास छोड़ देती है। स्थिति कुछ ऐसी होती है कि उनको ना माँ का प्यार सही से मिल पाता है ना बाप का, क्योंकि फादर शादी के बाद फ्लोरेंस चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने अंकल, जिनका नाम फ्रांसिस्को होता है, उनके साथ काफी वक्त बिताते हैं। वो अक्सर उनके साथ घूमने जाया करते, जहाँ वो अपने आसपास प्राकृतिक दृश्य को देखकर खो जाया करते, जिसकी वजह से वो अपने चाचा से तरह तरह के सवाल करते कि चिड़िया कैसे उड़ती है, झरने नीचे क्यों गिरते हैं, वगैरह वगैरह, जिसकी जवाब उनके पास नहीं होते, जिसके कारण वो उदास हो जाते। जिज्ञासु होने के कारण वो खुद ही उनके जवाब तलाशने की कोशिश करते और उन सबको जो उन्होंने देखा था उनका चित्र बनाया करते। और समय के साथ साथ वो अपनी इस कला में माहिर होते चले गए। उन्हें हर चीज में कुछ न कुछ नजर आता और उसका अर्थ खोजने लगते। पर उस समय ऐसी धारणाएं थी कि ऊंचे पदों पे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि अच्छे खानदानों से आते हों और अविवाहित माता पिता की संतान ना हो। पर ऐसा उनके साथ नहीं था, तो वो खुद ये फैसला करते हैं कि वो ज्योमेट्री, लैटिन और लॉ पढ़ के क्या फायदा। जब वो 14 के हुए तो वो एक व्यक्ति जिनका नाम आंद्रे देल वेरिजियो होता है, उनके अंडर आर्ट सीखने लगते हैं, जो कि हर वर्ग के लोगों को आर्ट सिखाया करते थे। उनका एक तरह का स्टूडियो होता है जहाँ हर तरीके का काम होता था, मूर्ति बनाना, नक्काशी करना, पत्थर तराशना, सेना के लिए कवच बनाना आदि। जल्दी लिनार्डो की काबिलियत देखकर आंद्रे उन्हें अपने पास अप्रेंटिसशिप के तौर पर रख लेते हैं। जब वो 18 साल के हुए यानी कि साल 1470 में, तो वो दिखने में एक दावा की तरह थे, टॉल एंड हैंडसम। जब वो 19 के हुए तो वो आंद्रे के सबसे करीबी आदमी में से एक। साफ शब्दों में कहें तो वो दूसरे नंबर के व्यक्ति थे स्टूडियो में जिन पर आंद्रे सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आंद्रे ने उन्हें एक काम दिया, जो कि ये था फ्लोरेंस कैथीड्रल के ऊपर ये बॉल और क्रॉस लगाना था, जिसका डोम फिलिपियो ब्रूनेल्स्ची बना रहे थे, जो कि उस समय के दुनिया के सबसे बड़ा डोम होने वाला था। आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल सा काम है, पर याद रहे ये वो समय था इसके लगभग 350 से 400 साल बाद गाड़ियां और वाहन आए जो कि इंजन से चलते थे। आज अगर हम कहें कुछ फिक्स करना है तो सिंपली क्रेन से उठाकर कर देंगे। उस समय ये करना एक बहुत बड़ी बात थी, और वो भी बिना मॉडर्न मशीनरी का यूज करे। और इस बॉल का वजन लगभग 2 टन था और इसे लगभग 100 मीटर की हाइट पर सेट करना था। और एक मजे की बात, ये स्ट्रक्चर आज भी खड़ा है और ये बॉल सिर्फ एक बार गिरी थी फिक्स होने के लगभग 130 साल बाद, यानी कि साल 1601 में, जब इस पर बिजली गिरी। बाकी समय के साथ साथ उनका मन अब धीरे धीरे विज्ञान के रहस्य को जानने का भी करने लगा। और साल 1472 यानी 20 साल की उम्र में तो उनको उनके टीचर ने एक देवदूत यानी एंजल की तस्वीर को बनाने को कहा, और लिनार्डो ने वो तस्वीर ऐसी बनाई कि उनके टीचर ने अपना ब्रश तोड़ दिया और फिर कभी ब्रश न उठाने की कसम खाई। सिंपली उन्होंने अपने टीचर को इतना प्रभावित किया कि वो दंग रह गए। बाकी लिनार्डो की एक टेक्निक बहुत फेमस है पेंट करने की, जिसे कि फुमातो कहते हैं, जिसका अर्थ है धुंधला। ये ऐसा तरीका है जिसमें कि एक पेंटर इतनी धीरे धीरे कलर के शेड में परिवर्तन करता है जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक हल्की चादर या पर्दे से हम देख रहे हैं। एक बात ये है कि ये सब जब हो रहा था तो यूरोप में पुनर्जागरण यानी रेनेसां का समय चल रहा था। सिंपल शब्दों में कहूँ तो फिर से जन्म लेना। किस चीज का? नए विचारों का। और उसका मुख्य केंद्र बना इटली, और वो भी इटली का ये शहर फ्लोरेंस, जहाँ पर वो पैदा हुए थे। हर समय की तरह उस समय भी कुछ एक से विचारों वाले लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिन्हें की गिल्ड कहते हैं, जिनका काम होता है कि किस दिशा में अपनी सोच को आगे बढ़ाया जाए
उस समय फ्लोरेंस में 21 गिल्ड थी, जैसे कि कपड़े निर्माताओं की गिल्ड, मसाले वालों की गिल्ड, बैंक वालों की गिल्ड इत्यादि। अगर नहीं समझे तो ऐसे समझा देता हूँ, जैसे कि आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो आपने वहाँ बहुत सारी सोसाइटीज ज्वाइन करी होंगी, जैसे कि एनएसएस, एनसीसी, IEEE वगैरह। सिमिलरली गिल्ड्स होती। बाकी लिनार्डो के हुनर को देखकर उन्हें सेंट ल्यूक गिल्ड का सदस्य बना दिया जाता है, जो कि पेंटर्स की गिल्ड थी। जब वो 26 के हुए तो उन्होंने एक गाड़ी का डिजाइन बनाया जिसका नाम था मशीन। इटालियन लैंग्वेज में मशीना, जो कि स्प्रिंग एंड गियर्स की मदद से चलती थी, जैसे कि आज छोटे बच्चों की खिलौने वाली गाड़ी होती है। पर 400 सालों तक ये डिजाइन ऐसे ही कागजों में पड़ा रहा। उन्होंने लगभग हर क्षेत्र के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के डिजाइन बनाए और जो पहले थे उन्हें सुधारा भी। आप नाम लीजिए और आपको उसका डिजाइन जरूर मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योमेट्री, हाइड्रोडायनामिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑप्टिक्स, फिजिक्स, पायरोटेक्निक्स, जूलॉजी, हर जगह इन सब इन्वेंशंस और डिजाइन पर एक पूरा विकिपीडिया पेज है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। पर कुछ मॉडल ऐसे भी थे जो नहीं चल सकते थे। साल 1482 यानी कि 30 की उम्र में वो मिलान मूव कर जाते हैं, जिसका कारण था फ्लोरेंस में ठीक माहौल का ना होना। दरअसल उस समय वहां पर पावरफुल फैमिलीज का कब्जा था। पूरे यूरोप में देखे तो, बाकी पूरे इटली में भी ऐसा ही था। 14 अलग अलग रियासतें थी जो कि पूरे इटली पर शासन करती थी। फ्लोरेंस में मेडिची फैमिली का रूल था और बाकी अन्य जगह इन फैमिलीज का। वो अपने कैरियर को बूस्ट देने के लिए मिलान जाने का फैसला करते हैं। इन रीजंस की वजह से उन्होंने मिलान जाना सही समझा, क्योंकि आए दिन फ्लोरेंस में लड़ाई दंगे होते रहते थे और वो वहां से निकलकर अपने कैरियर के लिए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे। बाकी क्या आपको पता था कि मिलान को वर्ल्ड की फैशन कैपिटल भी कहते हैं? वापस से उनके बारे में चर्चा जारी रखते हैं। उनके मिलान आने का भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पेंटर, स्कल्पचर वगैरह के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं था, जैसा कि फ्लोरेंस में था। मिलान उस समय हथियारों को बनाया और बेचा करता था। लिनार्डो ने वहाँ के राजा को संदेश भी भिजवाया कि वो उनके लिए उन्नत हथियार बना सकता है, पर राजा की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं आया। फ्लोरेंस में मशहूर होने के बावजूद भी शुरू के दिनों में वहाँ उन्हें बेरोजगार ही रहना पड़ा। उन्हें वहाँ कोई काम नहीं मिला। पर फिर उन्हें कुछ लोगों ने एक तस्वीर बनाने को कहा जिसका नाम था द वर्जिन ऑफ रॉक। इस तस्वीर में मैरी, जो कि जीसस क्राइस्ट की मदर थी, वो है, और बेबी जीसस और एक एंजल यानी देवदूत और छोटा बच्चा जो कि है जॉन द बैप्टिस्ट। इस तस्वीर के 2 वर्जन है, एक पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा हुआ है, एक लंदन की नेशनल गैलरी म्यूजियम में रखा हुआ है। दोनों ही लियोनार्डो ने बनाई थी, बस कुछ माइन्यूट चेंजेस हैं, बाकी सब सेम है। और ये दोनों ऑयल पेंटिंग्स हैं। लंदन वाली उन्होंने बाद में बनाई। इस सब के बाद भी उनकी पेंटिंग चर्चा का विषय बन गई। कुछ उन्हें बुरा भला कहने लगे और कुछ उनकी तारीफ कर रहे थे, पर इस सब में वो फेमस हो गए। उनके बाद राजा उन्हें अपने पास बुलवाता है और उन्हें 3 काम करने को देता है। एक की दरबारी पेंटर का, जहां पर वो एक पेंटिंग जिसका नाम सिसोलिया गैलरीना था, जो कि काफी मशहूर भी हुई, जो कि एक 17 साल की लड़की की थी, जो कि लुडविको की प्रेमिका थी, जिसे कि बाद में लेडी विद द एमरीन कहा गया। और दूसरा काम राजकीय उत्सवों के मुख्य प्रबंधन का, जिसमें कि वो राजा के दरबार में होने वाले अन्य तरह के कार्यक्रम में लोगों को ड्रेस, डिजाइन, बिल्डिंग्स का सेट बनाना, उनकी देखरेख करता था। साल 1485 में पूरे यूरोप में प्लेग काफी बढ़ जाता है, जिसका कारण था लोगों का साफ सफाई से ना रहना और कोई प्रॉपर सेटलमेंट प्लानिंग ना होना। इसका सुझाव लियोनार्डो ये देते हैं कि हमें शहरों को नए सिरे से फिर से बसाना होगा। जो आज हम यूरोप देखते हैं वो कहीं ना कहीं लियोनार्डो के बताने की वजह से ऐसा है कि शहर का साइज बड़ा होगा पहले की तुलना में। हर सिटी के पास से एक कैनाल जाएगी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया अलग अलग होंगे, पर उनके कई प्रयास के बाद भी लोग वैसे ही रहे, कोई खास अंतर नहीं आया उनके जीवन में। इस सबसे परेशान होकर वो अपने आप पर ध्यान देने लग जाते हैं। बाकी उनका पर्सनल जीवन को देखे तो उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया जब वो 49 के थे। वो एक 10 साल के अनाथ बच्चे को गोद ले लेते हैं जिसका नाम सलाई रखा। इसके नाम का मतलब था छोटा शैतान, और इसका नाम इसके काम से भी मिलता था। वो बहुत शरारती था। लियोनार्डो उसे भी पेंटर बनाना चाहते थे, पर उसका कोई मन नहीं था। उसने कई बार चोरी भी करी, पर जिसकी वजह से उनमें झगड़ा होता और वो भागकर चला जाता और फिर थोड़े दिन में फिर वापस लौट कर आ जाता। उस बच्चे और लियोनार्डो का साथ 26 साल का था। बाकी उन्होंने अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखा जो उनसे बन पड़ता। उनकी मदर कैटरीना के आखिरी समय में लियोनार्डो ने उनकी खूब सेवा करी। वो अपने फादर से भी मिलने अक्सर फ्लोरेंस जाया करते, पर क्योंकि वो उनकी लीगली संतान नहीं थे तो उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। सब उनके सौतेले भाइयों ने हड़प लिया। उनके 16 बहन भाई थे। बाकी उन्होंने कई परियोजनाएं बनाई जो कि युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण साबित हुई। साल 1490 में जब फ्लोरेंस और पीसा के लोगों के बीच युद्ध चल रहा था, तब वो फ्लोरेंस को बचाने के लिए आर्नो नदी के रास्ते बदलने का प्लान करते हैं ताकि पीसा के लोगों को पानी की कमी हो जाए और उनका बंदरगाह भी सूख जाए। पर इसके लिए बांध बनाना पड़ता। बांध तो बन गया, पर नहर का रास्ता बदलने के लिए दूसरे रास्ता खोदना पड़ता, जो कि संभव नहीं हो सका क्योंकि उन्हें जितने मजदूरों की आवश्यकता थी उतने उन्हें नहीं मिल सके। उसके बाद फिर 1500 में वेनिस और ओटोमन एम्पायर के बीच युद्ध के आसार थे। उन्हें पता चलता है कि शहर
से मात्र 50 मील की दूरी पर टर्किश आर्मी थी। उनका प्लान था कि एक ऐसा बांध बनाया जाए जिससे कि टर्किश आर्मी नदी पार कर सके, और जब वो ऐसा कर रहे होंगे तब उस बांध को खोल दिया जाए ताकि वो लोग बह जाए। पर नगरवासी उनसे सहमत नहीं हुए और उनका ये प्लान भी सिर्फ पेपर पर रह गया। साल 1499 में वो मिलान को छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि मिलान को फ्रांस के राजा लुई 12 उस राज्य की दौलत लूटना चाहते थे। बहरहाल मिलान के राजा लुडविग ने लड़ने का फैसला करा, पर उनकी सभी जनरल्स उन्हें छोड़कर भाग निकले, जिसकी वजह से उन्हें भी जाना पड़ा। जो कुछ भी था लियोनार्डो उसे लेकर निकले, और जो नहीं ले जा सकते थे उसे बेच देते हैं। उस समय हर जगह पावरफुल फैमिलीज का राज था, और वो सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उनकी धन दौलत लूटने के लिए बाहरी ताकतों के साथ मिलकर उन पर हमला करती थी। उन्होंने मिलिट्री के अलावा भी कई इन्वेंशन करे, जैसे कि उन्होंने उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर के डिजाइन बनाए, उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी भी स्टडी करी। उन्होंने पाया कि अगर 12 मीटर तंबू के कपड़े को मजबूती से बांधकर कोई आदमी कूदे तो वो आराम से उतर जाएगा, पर इसके लिए कोई राजी नहीं हुआ। अब बात करते हैं इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स की, जिसमें कि सबसे पॉपुलर है मोनालिसा। तो मोनालिसा के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत लगभग $1 बिलियन के आसपास आकी जाती है। तो थोड़ी डिटेल शेयर कर देता हूँ, जो कि ये है कि पेंटिंग उन्होंने साल 1503 में शुरू करी थी, और ये एक छोटी ऑयल पेंटिंग है जिसका डायमेंशन 30 बाई 21 इंचेस है, और ये 2 बार चोरी हो चुकी है, और प्रेजेंट डे में लोर्ड म्यूजियम, जो कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है, वहाँ रखी हुई है। बाकी डिटेल में जानने के लिए आप कोई भी फैक्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इन सब पेंटिंग स्पेशली मोनालिसा के बारे में जानना है और आप चाहते हैं कि इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं उन्होंने कैसे रचना की इस पेंटिंग की, जिसका नाम था द लास्ट सपर, यानी कि आखिरी भोजन। समय था 1495, उनकी एज होगी 43। मिलान का राजा लुडविगो को विचार आया कि एक पेंटिंग होनी चाहिए डाइनिंग रूम में, और फिर तय हुआ कि वो रात का खाना को दर्शाती हुई होनी चाहिए, दिन का आखिरी खाना यानी रात का खाना। तो फिर लियोनार्डो ने जीसस और उनके अनुयायियों की पेंटिंग बनाई, जिसमें कि जीसस अपने आखिरी भोजन करते हुए दिख रहे हैं, जिसके अगले दिन उन्हें बाद में सूली पर चढ़ा दिया जाता है था। इसमें की एक बात ये भी थी कि उनमें से एक उनका शिष्य उन्हें धोखा भी देने वाला होता। इस पेंटिंग को बनाने में 3 साल का समय लगा, और इसे इस तरीके से बनाया गया कि लोगों की नजर जीसस पर रहे। इसकी लंबाई 8.8 मीटर और चौड़ाई 4.6 मीटर है। बाकी उस समय की बनी हुई ज्यादातर पेंटिंग या तो नष्ट हो गई या फिर खो गई, पर ये अभी तक की प्रिजर्व करके रखी हुई पेंटिंग है। जब उन्हें इसका काम सौंपा गया तो वो इसे बनाने में इतना फोकस रहते थे कि वो अपना खाना पीना भी भूल जाते थे, और सुबह से लेकर शाम तक उनका ब्रश चलता ही रहता। शुरुआती 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने पूरी पेंटिंग लगभग कंप्लीट कर ली थी, जिसमें जीसस और उनके सभी शिष्य थे, पर उसमें जूडास नहीं था, जो कि उन्हें धोखा देने वाला था। वो जूडास को ऐसा बनाना चाहते थे कि वो अलग ही लोगों को पहचान में आए कि ये जूडास है, जैसा कि बाइबल में उसे वर्णित किया गया, जैसा कि उसका कैरेक्टर था। इस कारण उन्होंने 1 साल तक ब्रश भी नहीं उठाया। क्योंकि वो जूडास की तलाश वाला कोई व्यक्ति बनाना चाहते थे जिसकी वो पेंटिंग कर सके, जिसकी वजह से पादरियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। पर राजा लियोनार्डो की इज्जत करता था और उसने उन्हें कुछ नहीं कहा, और वो ऐसे व्यक्ति की तलाश जारी रखते हैं। उन्हें पक्षियों से प्रेम था और वो उनकी तरह उड़ना भी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई डिजाइन तैयार करे, एक पैराशूट, एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाला, और एक ग्लाइडर की तरह। इसकी इंस्पिरेशन उन्हें चिड़ियों पर शोध करके मिली। बाकी कोई कहे कि इनकी 2 सबसे फेमस पेंटिंग के नाम बताओ, तो उनमें एक है मोनालिसा और दूसरी है द लास्ट सपर। याद रखना। कुछ इनसे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो वो ये है कि ये लेफ्ट हैंडेड थे और ये कभी स्कूल नहीं जा पाए। इन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। लियोनार्डो एक प्रकृति प्रेमी आदमी थे। वो अक्सर पक्षियों को खरीदते और उन्हें पिंजरे से निकालकर खुले आसमान में छोड़ देते, और वो शाकाहारी भी थे। ये रोज रात को अपने कमरे में अंधेरा करके ध्यान लगाया करते कि उन्होंने दिन भर क्या करा और कैसा करा। ऐसा करके वो चीजों को लंबे टाइम तक याद रख पाते थे। वो एक आर्टिस्ट के अलावा एक म्यूजिशियन और कंपोजर भी थे। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि मिलान का राजा भी उन्हें बुलाया करता अपने म्यूजिशियंस की जगह। उन्होंने फ्लाइंग मशीन्स, टैंक और अन्य इंजीनियरिंग मशीन के बारे में सबसे पहले बताया, जो कि प्रॉपर्ली अकाउंटेड है। इन्हें रेनेसां मैन भी कहा जाता है, इनके कई रिवॉल्यूशनरी डिजाइन्स और आइडियाज की वजह से। एक बार जब उन्होंने खुद को पानी में देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उल्टा हाथ सीधा और सीधा हाथ उल्टा दिख रहा था, जिसे कि हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसके बाद से वो अगर कुछ भी लिखते तो वो उसे इस तरीके से लिखते कि उसे कोई पढ़ ना पाए, यानी उल्टा करके लिखते, मिरर राइटिंग। इन्होंने कभी शादी नहीं की और इन्होंने 49 की एज तक अकेले रहे। उसके बाद इन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। इनके पादरियों से 36 का आंकड़ा रहता था। एक बार लियोनार्डो के स्टूडियो में एक पादरी आया और वो उनकी बनाई हुई पेंटिंग पर पानी छिड़कने लगा, जिससे लियोनार्डो गुस्सा हो गए और उन्होंने
पूछा ये क्या कर रहे हो तुम, जिस पर पादरी ने बताया कि वो इस पेंटिंग को पवित्र कर रहा है और वो ऐसा हर किसी के यहाँ जाकर करता है। इस पर लिनार्डो ने उन्हें वहां से जाने को कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा आशीर्वाद, ये पहले से ही पवित्र है। जिस पर वो चिढ़ गया और वो वहां से चला गया। ऐसा करना उस दौर में बहुत ही साहसी काम था, क्योंकि उस समय चर्च की पावर सबसे ज्यादा होती थी। कोई भी धार्मिक गुरुओं या पादरियों के खिलाफ बोलने की सोच भी नहीं सकता था। इन सब पर लिनार्डो का मानना था कि ये लोग बातें बहुत करते हैं और काम कुछ नहीं, और ये लोगों को डरा कर रखते हैं, उनके जोड़े हुए धन को ले लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें मरने के बाद हेवन यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और खुद महलों में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर के खिलाफ थे, वो खुद उनकी पेंटिंग्स बनाया करते जिसमें उन्हें काफी आनंद आता। लिनार्डो ने कई सारी डायरीज बना रखी थी जिसमें कि हजारों डिजाइन और नोट्स थे फिलोसॉफी, लाइफ, मशीन्स एक्सेट्रा को लेकर। और आपको पता है क्या एक ऐसी डायरी बिल गेट्स ने भी खरीद रखी है। उन्होंने एक बड़े घोड़े का स्कल्पचर बनाया था क्ले से, जिसका नाम था ग्रैंड कवेलो, जो कि एक लार्जेस्ट स्टैचू था, पर वो कभी पूरा नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने उसे क्ले से बनाया था, जो आगे चलकर कीड़े मकोड़े खा गए और वो खराब हो गया। लिनार्डो ने कई शहरों के नक्शे भी बनाए तब, जबकि वो इतने कॉमन नहीं होते थे। बाकी इतना सब ज्ञान और ये सब इन्होंने खुद सीखा, और कमाल की बात यह है कि ये कभी स्कूल नहीं गए। इनके और माइकल एंजेलो के बीच बहुत कम बनती थी, वो अक्सर एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। जिन्हें माइकल एंजेलो के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वो एक महान स्कल्पचर यानी मूर्ति बनाने वाले थे उस दौर के। इन्होंने बहुत से फेमस स्कल्पचर बनाए, जिनमें से कुछ ये रहे, जैसे कि सिस्टीन चैपल की सीलिंग और द डेविड। बाकी उस दौर के कुछ और लोग भी थे जो कि आगे चलकर मशहूर भी हुए। उनमें से माइकल एंजेलो भी थे, निकोलो मैकियावेली, निकोलस कोपरनिकस, ये सब वो लोग थे जो कि रेनेसां पीरियड में के आसपास पैदा हुए थे। निकोलो मैकियावेली एक बहुत ही फेमस थिंकर और फिलोसफर थे, जिनका सबसे फेमस वर्क का नाम है द प्रिंस, जो कि एक बुक है जिसमें ये बताया गया है कि एक राजा को कैसे रहना चाहिए और उसे कैसे शासन चलाना चाहिए। आज माना जाता है कि इनकी लगभग 27 पेंटिंग है जो कि आज भी मौजूद है। इनका आखिरी समय फ्रांस में गुजरा। लिनार्डो की डेथ 67 साल की उम्र में हो जाती है जब वो फ्रांस में थे, फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस I के यहाँ पर। इनकी डेथ का रीजन अननोन है। इन्हें सेंट फ्लोरेंटीन चर्च के पास दफनाया गया था, पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो चर्च टूट गया, इससे कि इनकी ग्रेव का नहीं पता चल सका। बाकी इनके मरने के बाद उनकी कुछ संपत्ति जो भी थी उसमें से कुछ हिस्सा सलाए, उनका गोद लिया हुआ बच्चा, उसे भी दे दी जाती है, और कुछ उनके आखिरी दिनों के दोस्त मलेजी को दे दी जाती है, और उन्होंने कुछ उनके घर पे काम करने वाली को भी दे दी जाती है। कोई कितना भी शक्तिशाली, सुंदर, आकर्षक, प्रभावी व्यक्ति क्यों ना हो, वो तब तक याद रखा जाएगा जब तक वो जिंदा है। उसके बाद दुनिया उसे भुला ही देगी। सिर्फ उस व्यक्ति को याद किया जाता है जिसके की कर्म शेष हो, जैसा कि कोई साइंटिस्ट जिसने कुछ काम या खोज की हो, पेंटर जिसने कुछ ऐसा चित्र बनाया कि जिसे देखकर लोग खो गए हो अपनी दुनिया में, म्यूजिशियन जिसने की ऐसी धुन बनाई हो कि अगेन लोग उसमें खो जाएं, और पॉलिटिशियन जिनके शासन की वजह से लोगों का सही मार्गदर्शन हो। आप नाम लीजिए, ये आदमी वो सब कुछ था जो उस समय हो सकता था। साइंटिस्ट, इन्वेंटर, सिविल इंजीनियर, म्यूजिशियन, फिलोसफर और एट दी एंड आर्टिस्ट, और ये सब इन्होंने खुद सीखा था। और इनके डिजाइन ऐसे थे जो कि उस समय लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर तक, टैंक से सबमरीन, ये सब वो डिजाइन कर चुके थे। बाकी ये थी लियोनार्डो दा विंची की बायोग्राफी। मैंने मेन सारे पॉइंट कवर कर दिए। बाकी कुछ रहता है बचता है तो कमेंट्स में बताना। चलिए फिर मिलते।